हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ टू दिस अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग सेशन ऑफ दी वंडरिंग पाई। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त और होस्ट बिशकी बर्फी। स्वागत करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को बायोलॉजी के इस क्लास में। आज हम लोग 20 मिनट या फिर 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस को। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो महत्व था वो क्लास 8 में भी था, क्योंकि क्लास 8 के पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी गई थी, और उन चीजों की जो इम्पोर्टेंस है वो इस चैप्टर में भी रखी गई है। मतलब इस इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस में भी वो काम में आने वाला है जो आप लोगों ने पढ़ा है 8th क्लास के पहले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। ठीक है ना। तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले समझते हैं उसके टाइटल को कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। फूड इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, development and health of all living beings. Meeting the growing food demand for India's large population requires improved agricultural animal farming techniques. तो food essential है क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग या फिर बहुत सारे एनिमल्स के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए फूड इंपॉर्टेंट होता है। और इतनी ज्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमको अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। साथ ही साथ एनिमल फार्मिंग टेक्निक्स को भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए और हम लोग उनको लोगों तक पहुंचा पाए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। की फोकस एरिया क्या है कि एनहांसिंग क्रॉप एंड लिवस्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है ना, क्रॉप और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन को एनहांस करनी। लाइवस्टॉक क्या होता है कि आप लोग जब अपने घर में या फिर एनिमल्स को जब शेल्टर देते हो ना, शेल्टर देकर उनका रियरिंग केयरिंग सब कुछ करते हो ना, उसको बोलते हैं हम लोग लिव स्टॉक। ठीक है ना। तो एनिमल्स का जो हम लोग प्रोडक्शन होता है उसको लिव स्टॉक बोला जाता है। तो एनहांसिंग क्रॉप और लिव स्टॉक प्रोडक्शन को एनहांस करने में हेल्प करता है ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग इन चीजों के बारे में जान लेंगे। बैलेंसिंग रिसोर्स यूज विद सस्टेनेबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। रिसोर्स यूज को किस तरीके से बैलेंस करेंगे और सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से मेंटेन करेंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव लिवलीहुड फॉर द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। हम लोग ये चैप्टर इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग फूड सिक्योरिटी को एंश्योर कर पाए और लिवलीहुड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाए फॉर द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ओवरव्यू। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस इन मीटिंग डिमांड्स। फूड रिसोर्सेस और चैलेंजेस की इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को मीट कर पाए। स्ट्रेटजीज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। हम लोग स्ट्रेटजी को जानने के लिए जा रहे हैं। क्रॉप को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। थर्ड में हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि किस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिसेस को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री को परफॉर्म किया जाता है, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग किस तरीके से किया जाता है, फिशरीज को किस तरीके से रखा जाता है, बी कीपिंग किस तरीके से किया जाता है। एम्फोसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हम लोग ये देखने वाले हैं कि एम्फोसिस देने वाले हैं कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कि एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस तरीके से हम लोग करें ताकि कम से कम रिसोर्स के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर पाए। आउटकम क्या है इस चैप्टर का? कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हम लोग पाने जा रहे हैं मॉडर्न और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि हम लोग पहले जा रहे हैं ये फूड इंप्रूवमेंट क्यों नेसेसरी है। India's population exceeds 1 billion, requiring over 250 million tons of grain annually. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज्यादा है, और इसी के साथ साथ इंडिया क्या है कि आज आज के डेट में इंडिया
सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना को उसने ओवरकम कर दिया है पॉपुलेशन के अंदर। तो इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए 250 मिलियन टन्स, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एनुअली, एनुअली मतलब साल दर साल में 250 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन की जरूरत पड़ती है। कल्टिवेबल लैंड इज लिमिटेड। तो ये पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन लैंड बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है ना। तो छोटे से छोटे लैंड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे हम लोग, इस चैप्टर में वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए फूड इंप्रूवमेंट भी नेसेसरी है, ठीक है ना। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर वाइटल, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वाइटल है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। बैलेंस ग्रोथ इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर फूड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना। बैलेंस ग्रोथ भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ताकि हम लोग फूड अवेलेबिलिटी, फूड किस तरीके से हमारे पास अवेलेबल हो रहा है या फिर किस तरीके से हम लोग फूड को एक्सेस कर रहे हैं, उसको किस तरीके से हम लोग एंश्योर करेंगे, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंक्रीज फूड प्रोडक्शन सस्टेनेबली, एंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय इंप्रूविंग अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, एनहांस द लिवलीहुड ऑफ फार्मर्स, ठीक है ना। फूड सोर्सेस, हमारे पास दो सोर्सेस फूड के हैं, एक है प्लांट सोर्स, दूसरा है एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स में हमारे पास है सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ठीक है ना। तो सीरियल्स में हमारे पास व्हीट आ गया, फिर राइस आ गया। तो सीरियल्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अच्छा, पल्सेस में आ गया ग्राम, लेंटिल्स जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं। ऑयल सीड में आ गया हमारे पास मस्टर्ड और सोयाबीन जो कि फैट्स को प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आ गया हमारे पास सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। जितने टाइप ऑफ वेजिटेबल होते हैं, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, लेडी फिंगर हो गया, सब कुछ। और फ्रूट जैसे कि बनाना हो गया या फिर एप्पल हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, ठीक है ना। तो सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। एनिमल सोर्सेस क्या हो गए? जैसे कि मिल्क, मीट, एग्स, फिश, हनी जो कि प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, फैट्स प्रोवाइड करते हैं और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड करते हैं। कुछ एडिशनल क्रॉप से भी हमको सोर्सेस मिलते हैं जैसे कि फोडर क्रॉप्स हो गया लाइक बरसीम एंड ऑट्स फॉर लिवस्टॉक फीडिंग, ठीक है। अच्छा, क्रॉप सीजन हमारे पास दो टाइप के मेनली क्रॉप सीजन होते हैं, लेकिन वैसे एक और भी क्रॉप सीजन होता है, दैट इज ज़ैद क्रॉप जो कि खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में आता है, ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है ना। हाँ, ज़ैद क्रॉप्स जो कि खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में आता है। लेट मी सी कि यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है फिर नहीं, नहीं डिफरेंस नहीं दिया गया है, तो इससे ही काम चला लेते हैं। डिफरेंस में नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है, याद करके। ग्रोन इन जून टू अक्टूबर, रेनी सीजन, एग्जाम्पल पेडी, मेजी, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, ठीक है ना। खरीफ क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स जैसे कि ग्रोन इन नवंबर टू अप्रैल, विंटर सीजन, और एग्जाम्पल से व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड और पीज, ठीक है ना। ज़ैद क्रॉप्स होते हैं समर क्रॉप्स, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे वाटरमेलन, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल वाटरमेलन। समर सीजन में जो भी हमारे पास क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनको हम लोग ज़ैद क्रॉप्स के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं। वाटरमेलन लिख देते हैं यहाँ पर, वाटरमेलन, ठीक है। हाँ जी, तो ज़ैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि खरीफ और रबी क्रॉप्स रबी सीजन के अंदर में ग्रो करते हैं। जैसे कि जून टू अक्टूबर हो गया हमारे पास खरीफ क्रॉप, ठीक है, और नवंबर टू अप्रैल हो गया रबी क्रॉप। तो अक्टूबर से सॉरी तो जून से नहीं, अप्रैल से जून के अंदर में जो हमारे पास सीजन होता है उसको वो हमारा समर सीजन होता है। तो अप्रैल से जून जून के अंदर फार्मर तो खाली नहीं बैठ सकते, है ना, तो फार्मर्स को कुछ तो ग्रो करना पड़ेगा। तो इसीलिए फार्मर्स ग्रो करते हैं ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है ना। ज़ैद क्रॉप्स थर्ड नंबर पर ये कैटेगराइज कर देते हैं हम लोग। तो थर्ड नंबर पर ग्रो करते हैं ज़ैद क्रॉप्स, मतलब अप्रैल, मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है ना। अप्रैल टू जून के बीच में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनको हम लोग ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल वाटरमेलन हो गया या फिर एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। तो ज़ैद क्रॉप्स होते हैं खरीफ और रबी सीजन के बीच में ग्रो करते हैं। फार्मर्स तो खाली नहीं बैठ सकते ना, तो फार्मर्स को कुछ तो क्रॉप ग्रो करना पड़ेगा, तो वो ज़ैद क्रॉप्स ग्रो करते हैं अप्रैल के महीने में, जून के महीने तक वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। आगे चलते हैं, अप्रोचेस टू इम्प्रूव क्रॉप्स।
हम लोग कुछ अप्रोचेस देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग क्रॉप्स को इम्प्रूव कर पाए। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और मैनेजमेंट, और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये 3 आपके बुक में दिए गए हैं और ये 3 ही नेसेसरी हैं आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं, पहले देखते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटीज विथ डिजायरेबल ट्रेट्स सच एज हायर यील्ड, बेटर क्वालिटी एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। तो हम लोग ये क्यों जान रहे हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट से हमको क्या लाभ मिलेगा। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम लोग पहले देखते हैं कि क्या जान रहे हैं। हम लोग क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में ये टेक्निक सीख रहे हैं कि किस तरीके से दो क्रॉप्स को आपस में मिलाकर हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ नया क्रॉप डेवलप कर सकते हैं, जिस तरीके से हमको हायर यील्ड मिले, बेटर क्वालिटी मिले, और जो रिजल्ट जो मिले हमको हायर यील्ड मिले, बेटर क्वालिटी मिले, और डिजीजेस से रेजिस्टेंस मिले, ठीक है ना। तो इन चीजों के लिए ही हम लोग ये जो टेक्निक है इसको पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग क्रॉप्स की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्रॉप की वैरायटी को 2 तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, एक है हाइब्रिडाइजेशन और एक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और एक है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में 3 हमारे पास टेक्निक है, उन 3 टेक्निक्स को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अभी। पहले मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हम लोग क्यों सीख रहे हैं। ये टेक्निक इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नेसेसरी है, ताकि हम लोग कोई भी 2 क्रॉप्स को मॉडिफाई करके कोई भी नया यील्ड बना सकते हैं, कोई भी नया क्रॉप बना सकते हैं। तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा, वो क्रॉप हमको बेटर यील्ड देगा, बेटर क्वालिटी मिलेगा, और डिजीज से रेजिस्टेंट होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो पहला टेक्निक पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये सब है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है ना, हम लोग कोई भी 2 क्रॉप्स को जो कि अलग हो, एक दूसरे से अलग क्रॉप्स हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो जैसे कि क्रॉप की जगह मैं एनिमल्स के एग्जांपल देता हूँ, जैसे लायन और लाइगर बनाते हैं। उन दोनों का अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लाइगर बनाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग कोई भी 2 क्रॉप्स को लेंगे, ठीक है ना, जो कि अलग अलग वैरायटीज के हो, और उन दो अलग अलग जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, वैरायटी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। तो वो दो अलग अलग क्रॉप्स जो है ना, उनके बीच में अगर हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे, तो वो जो क्रॉप हमको मिलेगा, वो दोनों क्रॉप जो पहले हम लोगों ने सपोज ए क्रॉप लिया था, उसके बाद एक बी क्रॉप लिया, ए और बी क्रॉप को हम लोग अगर क्रॉसिंग करा देंगे, ठीक है ना, क्रॉसिंग करा देंगे, क्रॉसिंग करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक नया फॉर्मेशन होगा एक्स, ठीक है, एक नया फॉर्मेशन होगा एक्स। तो ए और बी के अंदर अगर हम लोग क्रॉसिंग करा देंगे, एक नया एक्स फॉर्मेशन होगा। ए के अंदर कुछ क्वालिटीज थी, बी के अंदर कुछ क्वालिटीज थी, तो वो 2 क्वालिटीज इस क्रॉप के अंदर आ जाएगी, तो रिजल्टिंग इन हायर यील्ड, बेटर क्वालिटी, और डिजीज रेसिस्टेंट, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स के हम लोग कर सकते हैं, एक है इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक। इंटरवेराइटल के अंदर हमारे पास आता है क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ दिस सेम स्पीसीज। तो यहाँ पर क्या होता है ना, सेम स्पीशी में डिफरेंट वेराइटीज के अंदर क्रॉसिंग हम लोग करते हैं, जैसे कि व्हीट वेराइटीज, ठीक है ना। देखो, सेम स्पीसी मतलब देखो कि जैसे हमारे पास बिल्ली का स्पीसी हो गया, टाइगर और बिल्ली का जो हमारे पास स्पीसी है, जाती है, वो सेम होता है ना। तो इसीलिए क्या हो गया ना, हमारे पास इंटर वेराइटल के अंदर हम लोग सेम स्पीशी का अलग अलग वेराइटीज का क्रॉप, देखो ऐसे समझो कि एक मोबाइल है आपके पास, ठीक है ना, सपोज ओप्पो का मोबाइल है, फिर सैमसंग का मोबाइल है। तो देखो, ये एग्जाम्पल होगा नहीं, मतलब मैं दे रहा हूँ, बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ये होगा नहीं, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। सपोज आपके पास सैमसंग है, फिर ओप्पो का मोबाइल है, तो ओप्पो का अलग अलग मॉडल्स होते हैं। ओप्पो तो एक सेम ही ब्रांड का है ना, सेम ही ब्रांड का है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो 2 मॉडल्स के अंदर में हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया ना, इंटर वेराइटल के अंदर। तो जैसे कि अलग अलग वेराइटीज हो लेकिन स्पीशीज सेम हो, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या, क्रॉप्स, इंटरवेराइटल, ठीक है ना, क्रॉप्स।
तो क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीसीज, क्रॉप्स के अंदर ही ये होता है, ठीक है ना। वैसे एनिमल के अंदर भी होता है लेकिन मेनली क्रॉप्स के अंदर होता है। यहाँ पर हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज सच एज व्हीट वेराइटीज, ठीक है ना। व्हीट वेराइटीज के अंदर दो टाइप ऑफ क्रॉप आ जाएंगे। तो उन दो टाइप ऑफ क्रॉप के अंदर हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया हम लोगों ने। तो हमको जो यील्ड मिलेगा ना वो हायर यील्ड होगा, और वो जो क्रॉप मिलेगा बेटर क्वालिटी होगा और डिजीज रेजिस्टेंट होगा, ठीक है ना। अभी इंटर स्पेसिफिक पढ़ते हैं। क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, ठीक है, सुगर केन स्पीसीज जैसे हो गया। तो देखो यहाँ पर दो स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के क्रॉप्स को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। दो अलग अलग स्पीसीज हैं, सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। सेम जीन को बिलोंग करते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, उनको हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं ताकि हम लोगों को हायर यील्ड मिल पाए, बेटर क्वालिटी मिल पाए और डिजीज रेजिस्टेंट बन पाए। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना कि वो जो दो हम लोग क्रॉप्स पहले ले रहे हैं ना, टू डिफरेंट स्पीशीज बोला है, तो वो दो क्रॉप्स के जो भी क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज अलग अलग होने चाहिए। और वो जो क्वालिटीज अलग अलग अगर होंगे तो वही दो क्वालिटीज इस एक क्रॉप में मिलेगा। सपोज एक क्रॉप आपके पास है, क्रॉप ए, ठीक है। क्रॉप ए के अंदर ये फीचर है कि बहुत अच्छा, हाँ, क्रॉप ए के अंदर ये फीचर है कि वो क्या, हाँ, क्रॉप ए के अंदर वो फीचर है कि वो मीठा फल देता है, ठीक है। स्वीट फल को क्या बोलते हैं, स्वीट फ्रूट देता है, ठीक है। स्वीट फ्रूट देता है हमारे पास क्रॉप ए। और क्रॉप बी क्या देता है हमको, क्रॉप बी हमको देता है बहुत ज्यादा, क्या बोलूंगा यार, हाँ, क्रॉप बी हमको देता है क्या एग्जांपल लूं, जैसे कि, हाँ, क्रॉप बी कभी खराब नहीं होता है, ठीक है ना। क्रॉप बी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, हाँ, क्रॉप बी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है क्रॉप बी, वेरी सून बढ़ जाता है। और क्रॉप ए बहुत ज्यादा स्वीट हमको फल देता है, ठीक है, स्वीट फ्रूट्स देते हैं। तो क्रॉप ए और बी के अंदर अगर हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग करवा दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक 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 हमको मिलेगा क्रॉप एक्स मिलेगा, ठीक है। तो क्रॉप एक्स मिलेगा, तो क्रॉप एक्स के अंदर, एक मिनट, हाँ, तो जो एक क्रॉप एक्स मिलेगा उस क्रॉप एक्स के अंदर जो भी क्वालिटीज हो, ए और बी के अंदर जो भी क्वालिटीज है, जैसे कि यहाँ पर स्वीट फ्रूट देता है ये, और ये क्या, ये हमको क्रॉप बी क्या करता है, क्रॉप ए स्वीट फ्रूट देता है और क्रॉप बी हमको बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो ये दो जो क्वालिटीज है इस क्रॉप के अंदर होंगे, इसीलिए हमारे पास क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, इंटरजेनेटिक का मतलब क्रॉसिंग बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट जॉनरा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या, अरे भाई, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जॉनरा के प्लांट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। जैसे कि रैफानोब्रासिका बेनिफिट, जैसे कि हाई यील्ड हमको मिलेगा, रेजिस्टेंट टू पेस्ट और एडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स कंडीशन। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हमको डाइवर्स कंडीशन मतलब एक क्रॉप है जो कि स्वीट फ्रूट देता है हमको, और एक क्रॉप है जो कि ना, देखो, डाइवर्स कंडीशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक क्रॉप है, सपोज क्रॉप ए बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में सरवाइव करता है। हार्श कंडीशन के जैसे कि सपोज स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है ना, एक रीजन है बहुत ज्यादा जहां पर स्नोफॉल हो रहा है, वहां पर वो टिक सकता है। और क्रॉप बी एक जगह है जहां पर बहुत ज्यादा साइक्लोन आता है, वहां पर वो टिक सकता है, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा बारिश होता है वहां पर वो टिक सकता है। तो उन दो जोनरा के प्लांट्स को अगर हम लोग क्या रिप्रोड्यूस करवा दें या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करवा दें, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, हाँ, रिप्रोड्यूस करवा दें या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करवा दें, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास ना, डाइवर्स कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं दो जॉनरा के प्लांट्स, तो रिप्रोड्यूस करवा दे या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करवा दे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ना, एक नया स्पीसी मिल जाएगा हमको, नया क्रॉप मिल जाएगा जिसके अंदर वही दो क्वालिटीज होंगे। आगे चलते हैं।
जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन्स इनटू प्लांट्स टू इम्पार्ट डिजायरेबल ट्रेट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन्स इनटू प्लांट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ जी, एक मिनट रुकना बस। हाँ, involves introducing specific genes into plants to impart desirable traits। desirable traits को impart करने के लिए, impart मतलब क्या, impart मतलब क्या, लेने के लिए, अंदर लेने के लिए। देखो desirable traits तो अंदर लेने के लिए नया क्रॉप, ये भी सेम टाइप का चीज है ना। नए क्रॉप में वो दो अगर हम लोग फीचर डालना चाहते हैं, ठीक है ना, नए क्रॉप में अगर हम लोग वो दो फीचर डालना चाहते हैं तो इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन्स इनटू प्लांट्स। हाँ, स्पेसिफिक जीन्स को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के टेक्निक के द्वारा, ठीक है ना। स्पेसिफिक जीन्स को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वही एक क्रॉप के अंदर। जैसे कि बीटी कॉटन कंटेन्स ए जीन फ्रॉम बैसिलस थरिंजिनेसिस फॉर पेस्ट रेसिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, पेस्ट रेसिस्टेंस के लिए क्या हो रहा है ना यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, पेस्ट रेसिस्टेंस के लिए क्या हो रहा है ना यहाँ पर, बैसिलस थरिंजिनेसिस से एक जीन यहाँ पर आ रहा है बीटी कॉटन के अंदर। गोल्डन राइस में क्या हो रहा है, एनरिच विद विटामिन ए टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन। हाँ हाँ, तो गोल्डन राइस में क्या हो रहा है कि एनरिच विद विटामिन ए टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, गोल्डन राइस में माल न्यूट्रिशन को हम लोग अगर एबॉलिश करना चाहते, एबॉलिश तो वर्ड सही नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन को अगर हम लोग, हाँ, माल न्यूट्रिशन को अगर हम लोग निकालना चाहते हैं उस राइस को खाकर, गोल्डन राइस को खाकर अगर हम लोग माल न्यूट्रिशन को निकालना चाहते हैं, जैसे कि विटामिन, एक मिनट, कॉम्बैट का मीनिंग ही मान लेते हैं। मीनिंग ऑफ कॉम्बैट, फाइट, अच्छा, माल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए हम लोग विटामिन ए को राइस के अंदर डालते हैं ताकि वो गोल्डन राइस बन जाए और अच्छा हमको देखो माल न्यूट्रिशन से हम लोग फाइट कर सकते हैं, है ना। इसीलिए विटामिन ए वहां पर डाला जाता है गोल्डन राइस के अंदर। आगे चलते हैं, फैक्टर्स फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट। वैरायटी इंप्रूवमेंट को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, हायर, अच्छा, वैरायटी इंप्रूवमेंट से हमको क्या क्या मिलेगा, हायर यील्ड मिलेगा, इंप्रूव क्वालिटी मिलेगा, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस मिलेगा, शॉर्टर मैच्योरिटी ड्यूरेशन मिलेगा और वाइडर एडेप्टेबिलिटी मिलेगा। आगे चलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। ऑप्टिमाइजिंग द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्वड इन ग्रोइंग क्रॉप्स टू मैक्सिमाइज यील्ड एंड एफिशिएंसी, ठीक है ना। प्रैक्टिसेस को ऑप्टिमाइज करेंगे जो कि ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रोथ करने में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हम लोग का यील्ड बढ़ जाए और एफिशिएंसी बढ़ जाए। कुछ की कंसीडरेशन हो जाएगा जैसे लेवल ऑफ इनपुट, फार्मिंग सिस्टम, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये सब कुछ की कंसीडरेशंस हैं। आगे चलते हैं, एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। लेवल ऑफ इनपुट में लो इनपुट फार्मिंग, मीडियम इनपुट फार्मिंग और हाई इनपुट फार्मिंग आती है। तो लो इनपुट फार्मिंग, मिनिमल रिसोर्सेज यूज टाइपिकली प्रैक्टिस बाय स्मॉल स्केल फार्मर्स, ठीक है ना। लो इनपुट फार्मिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है ना, मिनिमल, बहुत ज्यादा कम रिसोर्सेज यूज होता है जो कि स्मॉल स्केल फार्मर्स के द्वारा प्रैक्टिस होता है। उनके पास तो इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो इसीलिए वो लो इनपुट फार्मिंग को प्रेफर करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कम और ट्रेडिशनली जो मेथड्स होते हैं वो यूज होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा मिनिमल रिसोर्सेज यूज होता है। रिसोर्सेज जैसे कि खुरपी हो गया, या फिर हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ लोंगड़ो बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लाव। हाँ, प्लाव यूज हो गया, जैसे मतलब ट्रेडिशनल रिसोर्सेस है ना। हाँ, तो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज का यूज करते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा कम पैसों में वो आ जाता है। मीडियम इनपुट फार्मिंग, मॉडरेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड मैकेनाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पर मॉडरेट यूज होता है फर्टिलाइजर्स का, इरिगेशन का, मैकेनाइजेशन का, बहुत ज्यादा कम यूज होता है, फिर मॉडरेटली यूज होता है यहाँ पर। इसको भी
हमारे पास स्मॉल स्केल फार्मर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बहुत ज्यादा अच्छे वाले रिच फार्मर्स उनको यूज करते हैं। देखो, हाई इनपुट फार्मिंग के अंदर एडवांस टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग, यूज ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स और केमिकल इनपुट्स। प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास एडवांस रिसोर्सेस का यूज होता है, जैसे कि कल्टीवेटर हो गया, ठीक ठीक है ना, हार्वेस्टर हो गया, कॉम्बाइन मशीन हो गया, है ना, ये सब यूज होता है हाई हाई इनपुट फार्मिंग के अंदर। फार्मिंग सिस्टम्स को देख लेते हैं, जैसे कि मिक्स्ड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अच्छा हाँ, ये दो ही फार्मिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन विद लिवस्टॉक और पोल्ट्री टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूज। ठीक है ना, यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन का इंटीग्रेशन होता है लिवस्टॉक के साथ या फिर पोल्ट्री के साथ, जिससे कि हम लोग रिसोर्स यूज को मैक्सिमाइज कर पाए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर क्या होता है ना, कंबाइनिंग क्रॉप्स विद अदर एक्टिविटीज लाइक फिशरीज, बी कीपिंग फॉर बेटर इनकम। यहाँ पर क्या होता है ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर क्रॉप्स को कंबाइन किया जाता है अदर एक्टिविटीज के साथ, जिस तरीके से फिशरीज हो गया या फिर बी कीपिंग हो गया। मतलब क्रॉप को कल्टीवेशन करने के साथ साथ यहाँ पर फिशरीज में भी काम चलता है, मतलब फिश प्रोडक्शन हो गया, और बी कीपिंग में भी काम चलता है, जैसे कि बी प्रोडक्शन हो गया। आगे चलते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर्स टू एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज होता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, जैसे कि हम लोग सॉइल फर्टिलिटी को अचीव कर पाए। इरिगेशन, ensuring proper water availability through wells, canals, tanks and modern methods like drip irrigation। इरिगेशन के अंदर क्या होता है ना, मॉडर्न मेथड्स भी यूज होते हैं या फिर ट्रेडिशनल मेथड भी यूज होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि ढेकली हो गया, चेन पंप हो गया, मोट हो गया, या फिर राहत हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये ट्रेडिशनल मेथड्स 4 होते हैं और मॉडर्न मेथड्स 2 होते हैं, 3 होते हैं मॉडर्न मेथड्स। एक होता है ड्रिप इरिगेशन, एक होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, तीसरा होता है हमारे पास सरफेस इरिगेशन। ठीक है ना, तो ये कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं इरिगेशन के लिए। सरफेस इरिगेशन आई थिंक मॉडर्न मेथड नहीं है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। सरफेस इरिगेशन छोड़ो। क्रॉपिंग सिस्टम जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गया और क्रॉप रोटेशन हो गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर हमारे पास 2 या फिर 2 से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रो होता है। इंटर क्रॉपिंग के अंदर प्लांटिंग क्रॉप्स इन अ डेफाइनेट पैटर्न टू यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली। एक स्पेसिफिक पैटर्न फार्मर्स प्रेफर करते हैं इंटरक्रॉपिंग के अंदर, जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली यूज हो पाए। क्रॉप रोटेशन में कल्टीवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पर क्या होता है ना, डिफरेंट क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जिस तरीके से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो पाए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया एयर, वाटर और सॉइल। एयर लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर लाइक हाइड्रोजन, सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैन्योर, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 3 चीजों से हम लोग न्यूट्रिएंट को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है ना, मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर एनहांसिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर रिटेंशन। टाइप्स हो गए जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। फर्टिलाइजर में कमर्शियल न्यूट्रिएंट सप्लाइंग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एक्सेसिव यूज में हार्म सॉइल फर्टिलिटी एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स को अगर हम लोग एक्सेसिवली यूज करेंगे तो वो सॉइल फर्टिलिटी और वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है। मैन्योर में मैंने आपको नहीं बताया, देखो मैन्योर में हो गया जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर एनहांसिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर रिटेंशन। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर यूज होता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। देखो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैन्योर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिकम्पोज प्लांट और एनिमल वेस्ट से ऑब्टेन होते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं ना, एक ओपन फील्ड में, ठीक है ना, एक पिट को ओपन छोड़ देते हैं, उस पिट में एनिमल और प्लांट वेस्ट तरह तरह के डालते हैं, और उसको खुला छोड़ देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया के एनारोबिक बैक्टीरिया को आकर उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है ना, तो उससे बनता है मैन्योर। फर्टिलाइजर केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं हमारे पास, कहाँ से प्रिपेयर्ड होते हैं,
फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। केमिकली सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एनपीके न्यूट्रिएंट इनके पास होते हैं। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है ना, इनके पास होता है एनपीके। तो फर्टिलाइजर्स, एनपीके फर्टिलाइजर्स भी आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। यूरिया एक एग्जांपल हो जाएगा, डीएपी एक एग्जांपल हो जाएगा। और मेन्योर में कंपोस्ट, ग्रीन मेन्योर, वर्मी कंपोस्ट, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे। ये सब मेन मेड होते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट कंटेंट लो इन न्यूट्रिएंट्स बट कंटेंट्स ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम न्यूट्रिएंट होते हैं इनमें। यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। अच्छा, इफेक्ट ऑन सॉइल। सॉइल में क्या इफेक्ट देता है? इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड एनहांसेस वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन मतलब आपको पता होगा कि वाटर टेबल एक होता है, 6th क्लास में फिर 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक वाटर टेबल हमारे पास नीचे होता है जो कि दिन ब दिन कम नीचे नीचे चला जा रहा है। वाटर टेबल का मतलब क्या होता है ना, हम लोग जितना भी खोदते हैं हमारे जमीन को, ठीक है ना, खोदते जाते हैं तो एक लेवल आता है जहां पर हमको वाटर मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है ना। हाँ, तो वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है ना। अच्छा, तो वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी को ये बढ़ाता है और इम्प्रूव करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को। सॉइल का एक ढांचा होता है, उस ढांचे को ये इम्प्रूव करता है। अच्छा, ये इम्प्रूव नहीं करता सॉइल के ढांचे को। एक्सेसिव यूज में डिग्रेड सॉइल क्वालिटी। अगर एक्सेसिवली हम लोग फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, एक बैलेंस वे में अगर यूज नहीं करेंगे तो सॉइल क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। अच्छा, एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट होता है? इको फ्रेंडली होता है और सस्टेनेबल होता है मैन्योर। कैन पोल्यूट वाटर बॉडीज एंड हार्म सॉइल ऑर्गेनिजम्स। फर्टिलाइजर क्या करते हैं ना, वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर सकते हैं और सॉइल के ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर मैन्योर का कॉस्ट इनएक्सपेंसिव होता है और इनको फार्म्स में भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या है? एक्सपेंसिव नहीं होता है। ये एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज रह गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड्स केमिकल फर्टिलाइजर, रिलाइज ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोपेस्टिसाइड्स, क्रॉप रोटेशन। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है ना, मैन्योर यूज होता है, फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है, बायोपेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और क्रॉप रोटेशन भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ताकि हम लोग न्यूट्रिएंट को मैनेज कर पाए। इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स। इरिगेशन सिस्टम, वेल, कैनल, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्रॉपिंग पैटर्न्स जैसे कि मिक्स्ड, ये हम लोगों ने पढ़ा, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, क्रॉपिंग पैटर्न्स के अंदर। हाँ, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, आगे चलते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन को किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे पढ़ते हैं। देखो, थ्रेट्स टू क्रॉप्स को क्या क्या हानि पहुंचाते हैं, जैसे वीड्स हो गया, पेस्ट्स हो गया, डिजीजेस हो गया। वीड्स क्या करते हैं ना, रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करते हैं। पेस्ट क्या करते हैं? कटिंग, सकिंग सैप और बोरिंग को डैमेज करते हैं। डिजीजेस क्या करते हैं? पैथोजेंस डिजीज होते हैं। पैथोजेंस एग्जाम्पल हो जाएगा डिजीजेस का, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस। ये पैथोजन ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पैथोजेंस बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस को छोड़ देते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग? केमिकल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंटिव मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स में हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, ये सब यूज करने से हम लोग इन तीनों चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मैकेनिकल में हम लोग वीड को रिमूव कर सकते हैं और समर को प्लाउ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, समर प्लाउइंग और वीड रिमूवल, ये दो मेथड्स है मैकेनिकल मेथड, जिस तरीके से हम लोग वीड्स, पेस्ट और डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेथड क्या होते हैं? रेजिस्टेंट वेराइटीज जैसे कि क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग करेंगे, ताकि हम लोग ये तीन चीजों को कंट्रोल कर पाए। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का स्टोरेज। कॉजेस ऑफ स्टोरेज लॉसेस, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में आ गया इंसेक्ट, रोडेंट, फंजाई, बैक्टीरिया। एबायोटिक फैक्टर में आ गया इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर क्या हो गया? क्लीनिंग एंड ड्राइंग प्रोड्यूस।
प्रोड्यूस को क्लीन करेंगे और ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। फ्यूमिगेशन टू किल पेस्ट, फ्यूमिगेशन का मतलब मान देते हैं, एक मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूमिगेशन? धूमीकरण, पता नहीं क्या है, छोड़ो। तो धूमीकरण को क्या करते हैं, धूमीकरण मतलब अच्छा, धूमीकरण का मतलब क्या है ना, हम लोग स्प्रे करते हैं कुछ भी चीजें को जिस तरह से पेस्ट को मार सकते हैं। यूज ऑफ वेल मेंटेन्ड वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस को मेंटेन करके रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसका भी यूज होता है। एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग पहले आता है, एनिमल हस्बेंड्री हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कैटल फार्मिंग पहले आता है। कैटल फार्मिंग आ गया, पर्पज मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क एनिमल्स, ठीक है ना, और ड्राउट लेबर। ब्रीड्स एग्जॉटिक इंडिजिनस, एग्जॉटिक में जर्सी, ब्राउन स्विस, रेड सिंधी और साहीवाल, ठीक है ना। लॉन्ग लैक्टेशन में ये हेल्प करता है ब्राउन स्विस। ऐसा स्विस रोल देखे हो गया आप लोगों ने, ठीक है ना, मेरे घर में भी पड़ा है स्विस रोल, में आज लाया स्विस रोल। ये जब मैं पढ़ रहा था ना, मुझे स्विस रोल का याद आ गया, और दुकान में भी पड़ा था तो दुकान से ले आया। अच्छा, मैनेजमेंट, क्लीन वेंटिलेटर शेल्टर्स, बैलेंस डाइट, रफेज प्लस कॉन्सेंट्रेट्स, डिजीज कंट्रोल विद वैक्सीनेशन। अच्छा, कैटल फार्मिंग में क्या होता है ना, कैटल फार्मिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन हम लोग पा सके, अचीव कर पाए, और ड्रॉट लेबर को हम लोग पा सकें। ब्रीड्स, इस कैटल फार्मिंग की कुछ ब्रीड जैसे कि एग्जॉटिक होते हैं और इंडिजिनस होते हैं। किस तरीके से हम लोग इनको मैनेज करेंगे, ताकि हम लोग देखो किस तरह से मैनेज करेंगे, फिल्टर्स को क्लीन रखेंगे और वेंटिलेटर रखेंगे, रफेज प्लस कॉन्सेंट्रेट को बैलेंस रखेंगे, और डिजीज कंट्रोल को वैक्सीनेशन से हम लोग भर देंगे, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, डिजीज का कंट्रोल कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन के साथ, ठीक है ना। अच्छा, और बैलेंस्ड डाइट हम लोग रखेंगे ताकि रफेज और कॉन्सेंट्रेट हमको मिल पाए। आगे चलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ। टाइप्स हो गया जैसे लेयर्स, ब्रॉयलर्स। एग प्रोडक्शन, लेयर्स हेल्प करते हैं एग प्रोडक्शन में, और ब्रॉयलर्स हेल्प करते हैं मीट प्रोडक्शन में। ट्रेड्स फॉर इम्प्रूवमेंट, इसको किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे, हाई एग यील्ड, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर्स, लो मेंटेनेंस, ठीक है। मैनेजमेंट, हाइजीनिक हाउसिंग, प्रोटीन रिच फीड, रेगुलर वैक्सीनेशन। हाइजीनिक हाउसिंग का मतलब क्या होता है ना, हम लोग हाउस में क्या करेंगे ना, हाइजीनिक चीजों का यूज करेंगे, ठीक है ना। और प्रोटीन रिच फीड, हम लोग उनको फूड खिलाएंगे जो कि प्रोटीन रिच होगा, प्रोटीन उसमें भरा होगा। रेगुलर वैक्सीनेशन देंगे हम लोग, ताकि हम लोग ताकि हम लोग ये सब मैनेज कर पाए अच्छे तरीके से, पोल्ट्री फार्मिंग को मैनेज कर पाए। आगे चलते हैं फिश प्रोडक्शन की तरफ। टाइप्स हो गया जैसे मराइन फिशरीज और इनलैंड फिशरीज। मराइन फिशरीज में कैप्चर फिशिंग एंड मैराई कल्चर, जैसे कि पोमफ्रेट और प्रॉन्स। इनलैंड फिशरीज में एक्वा कल्चर इन पॉन्ड्स, रिवर्स, ब्रैकिश वाटर, जैसे कि रोहू और काटला, ठीक है ना, इनलैंड फिशरीज में ये होता है, और ये मराइन फिशरीज में। कंपोजिट फिश कल्चर, combining species with different feeding habits to maximize pond utilization. Example catla, surface feeder, mrigal, bottom feeder. Challenges क्या है हमारे पास यहाँ पर, सीजनल ब्रीडिंग और सीड क्वालिटी में हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा अच्छे से, जैसे सीड के क्वालिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा और सीजनल ब्रीडिंग को हमको बढ़ाना पड़ेगा। आगे चलते हैं बी कीपिंग की तरफ को। हाँ ये समरी लास्ट, हाँ ये लास्ट है। देखो पर्पस, बी कीपिंग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग हनी और वैक्स का प्रोडक्शन कर पाए। पॉपुलर वैरायटीज जैसे कि इंडियन बीज और इटालियन बीज। इंडियन बीज के अंदर एपिस सिराना इंडिका, ए डोरसाटा, ये सब क्या है ये वैरायटीज है ना। इंडियन बीज के अंदर एपिस सिराना इंडिका और ए डोरसाटा, ये इंडियन बीज है। इटालियन बीज के अंदर क्या हो जाएगा वैरायटीज, एपिस मेलिफेरा, जो कि हायर यील्ड और लेस एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव का मतलब क्या है कि गुस्सा नहीं दिखाते हैं। मैनेजमेंट, एडिक्वेट पैस्चुरेज, फ्लावर टाइप्स इन्फ्लुएंस होनी टेस्ट। अच्छा, मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं ना, एडिक्वेट पैस्चुरेज मतलब हमको फ्लावर टाइप को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा जिस तरीके से हनी टेस्ट हमारे पास बढ़ पाए, ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑफ एपियरीज एंड कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, यहाँ पर हमको एपियरीज और एपियरीज का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर बीज को रखा जाता है एपियरीज में। हाँ,
और वहां पर एपियरीज का मेंटेनेंस करना पड़ता है और ब्रीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। समरी हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा ना, प्लांट रिसोर्सेस, एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिसेस। प्लांट रिसोर्स में हम लोगों ने पढ़ा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन और प्रोटेक्शन। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोगों ने पढ़ा कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग की प्रैक्टिसेस, जैसे कि सस्टेनेबल साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स टू इंक्रीज यील्ड व्हाइल प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा ये क्लास होता है एंड। 40 मिनट लग गया। आई एम सॉरी गाइस, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सेशन मेरे हाथ में नहीं था, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा चीज था, इसीलिए 40 मिनट लग गया। कोई बात नहीं, हम लोग मिलते हैं हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ आपका बायोलॉजी भी कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे तरीके से बायोलॉजी कंप्लीट होता है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड, स्टे ट्यून्ड विद द वंडरिंग। बाय बाय।